हाँ, उसे वहम रहता था, उसे लगता था कि कोई उसके घर के आसपास रहेगा और आप जानते हैं शायद कुछ करेगा, कुछ परेशानी करेगा। मिकी स्टाइन्स की चाची उन दिनों के उसके अजीब व्यवहार का जिक्र कर रही हैं, जब उसने एक जज को उनके चैम्बर में गोली मारी थी। अगर आप बता सकें कि वो कैसा था, एक शब्द में उसका व्यवहार कैसा था, आप क्या कहेंगे? वो कुछ हद तक मानसिक रूप से अस्थिर है। क्या गवाही उस शेरिफ की मदद कर सकती है जिस पर हत्या का आरोप है, जेल से बाहर निकलने में? उनके वकील यहाँ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सब कुछ बताने के लिए मौजूद हैं। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। मैं अंजनेत लेवी हूँ। पूर्व लेचर काउंटी शेरिफ शॉन मिकी स्टाइन्स ने अपनी सर्विस वेपन से दोस्त जज केविन मलिन्स को गोली मार दी, जिससे जानने वालों और पूरे देश को हैरानी हुई। ये गोलीबारी जज मलिन्स के चेंबर के निगरानी कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी। इसमें ऑडियो नहीं, सिर्फ वीडियो है। मामला किसने किया नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। सवाल है, उसने ऐसा क्यों किया? कई थियोरीज हैं कि स्टेन्स पर बहुत दबाव था, क्योंकि सबरीना एटकिंस नाम की महिला ने उनके और शेरिफ ऑफिस पर सिविल मुकदमा किया था। उसने आरोप लगाया कि स्टेन्स के डिप्टी ने जेल से जीपीएस मॉनिटरिंग पर बाहर निकलने में मदद के बदले यौन संबंध मांगा था। कहा गया है कि जज मलिन्स का उन महिलाओं से संबंध था जो अदालत में फायदा पाने के लिए यौन संबंध बनाती थीं, क्योंकि फील्ड्स और एटकिंस ने भी उनके चैम्बर में सेक्स किया था। फील्ड्स ने जनवरी 2024 में एटकिंस से जुड़े रेप, सोडोमी और मॉनिटरिंग डिवाइस से छेड़छाड़ के आरोप स्वीकार किए थे। जज मलिन्स पर जीवन काल में इन दावों के लिए कभी आरोप नहीं लगाया गया था। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ। शूटिंग के समय मिकी स्टाइन्स की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि शूटिंग के बाद उन्होंने जो कुछ कहा उससे ये मुद्दा उठा। यार चलो यारो, सच में अब चलो। देखो मैं अब किसी चीज पे अड़ा नहीं हूँ। 2 बॉडी कैमरेज ऑन है मिकी, सब रिकॉर्ड और डिजिटल है। मुझे बताओ। वो तुम्हारा लुक होगा, ये सही है। अब चलो यारो, अब देखो। या निकी, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है और क्लेटन ने बैकअप रिकॉर्डर चलाया है। चलो दोस्तों। क्या है? तुम क्या कह रहे हो? धीरे बोलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम अदालत के गलियारे में बात कर रहे हैं। यहाँ कोई लोग नहीं है, हम नहीं चाहते। मेरा मतलब है उस कमरे में लोग हैं, उस कमरे में लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो समस्या क्या है? मैं एक और ले आऊंगा, मैं एक मिकी पे लगा दूंगा, मैं मेन्यू टेबल पे रख दूंगा, ठीक है? मैं कमरे में नहीं रह सकता। चलो। निक, हेलो। क्या कोई और है जिस पे तुम भरोसा करते हो और हमारे साथ रहना चाहोगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। अब मुझे सिर्फ उन्हें छोड़ना है दोस्तों। मिकी लौट सकता है, तुम्हें कभी ना कभी शिफ्ट किया जाएगा, मुझे पता है। 2 बॉडी कैम्स ठीक हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं। क्या तुम्हारा ट्रायल होगा? क्या तुम जेल में हमसे बात करोगे? क्या तुम्हें वहाँ नीचे इसलिए सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि वहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं? क्या इंटरव्यू के बाद आप मुझे कहीं और ले जाएंगे? मैं बाकी चीजें तय नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ये काम नहीं है। मिकी स्टाइन्स अपने दोस्त जज मलिन्स की हत्या के आरोप में जेल में हैं। उसने दोषी नहीं होने की दलील दी है और पागलपन का बचाव करेगा। साथ ही तर्क देगा कि गोलीबारी के समय वो भावनात्मक तनाव में था। स्टाइन्स को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है, लेकिन अब उसके वकील मांग कर रहे हैं कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। ये साबित करने के लिए कि उसे जमानत मिले, बार्कलीज ने स्टाइन्स की चाची को बुलाया कि गोलीबारी से एक रात पहले क्या हुआ था। शेरी स्टाइन्स ने कहा कि वो मिकी को उसके जन्म से जानती हैं। क्या आप शॉन मिकी स्टाइन को जानती हैं? हाँ, आप इसे क्या कहती हैं? मैं उसे बॉबी कहती हूँ। बॉबी, हाँ, वो जैविक रूप से मेरा भतीजा है, लेकिन मेरे माता पिता ने उसे पाला है। ठीक है, अगला सवाल था, आपका उनसे क्या रिश्ता है? आप उनकी आंटी हैं, सही है? हाँ। ठीक है, अब इस समय आपका मिकी के साथ कितना करीबी रिश्ता है? बहुत करीबी। और क्या ये हमेशा से ही करीबी रहा है? हाँ। ठीक है, आप उनसे कितने बड़े हैं? मैं 62 साल का हूँ, वो 45 का होने वाला है।
शेरी स्टाइन्स और मिकी बबी बहुत करीब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जज मलिन्स को गोली मारने से एक रात पहले वो उसके घर आया। आंटी शेरी ने कहा वो अजीब बर्ताव कर रहा था। मैं आपसे 18 सितंबर 2024 की घटनाओं के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है? हाँ, उसी दिन वो रात भर मेरे साथ रुका था। आपने कहा था कि वो पूरी रात आपके साथ था, मतलब आपने उसी दिन मिकी को देखा। हाँ, और क्या नहीं। क्या आपने उस दिन मिकी को किसी और समय देखा? वो काफी देर से घर आया। अंधेरा नहीं था, लेकिन दिन का आखिरी वक्त था। ठीक है, जब वो आपके घर आया, क्या आपको पता था कि वो रात आपके साथ बिताएगा? हाँ, उसने बताया था। क्या मिकी अक्सर आपके साथ रात बिताते थे? नहीं। उस रात वो आपके साथ क्यों रुकने वाला था? मुझे लगता है वो सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी को आराम देने के लिए रुका था, क्योंकि वो परेशान था और सो नहीं पा रहा था। ठीक है। तो आपने कहा वो पत्नी और बेटी को आराम देने वाला था। बताइए वे क्यों आराम नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था और कमरे में टहल रहा था, शायद उन्हें परेशान कर रहा था। ठीक है, अब क्या आपने इस बारे में उनकी पत्नी या बेटी से बात की थी? नहीं, उस रात नहीं। वो घर थे तो मैंने नहीं किया। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता था। जब वो आपके घर आए थे, क्या उन्होंने उससे पहले आपको फोन किया था और कहा था कि मैं आ रहा हूँ? मुझे याद नहीं कि उन्होंने फ़ोन कर बताया था कि आ रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि जब चाहें आ सकते हैं। ये उनके लिए दूसरा घर है। उन्होंने कहा वो उसी शाम बाद में आए। हाँ। और जब वो आए तो क्या वो अपने साथ कुछ लाए थे? वो एक बैग लेके आए थे और उसमें उनके पास वो छोटे ट्यूना क्रिएशंस थे और उसमें मेलाटोनिन गम्मियाँ और कुछ ओवर द काउंटर बेनाड्रिल था। और क्या उन्होंने बताया कि उनके पास बेनाड्रिल या मेलाटोनिन गमियां क्यों थी? खैर, वो सो नहीं पा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 7 दिन और रातों से नींद नहीं ली थी। और वो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बेनाड्रिल और मेलाटोनिन लेने को कहा था। मुझे लगता है वो उसी या एक दिन पहले की बात थी, बहुत करीब था। तो वो उसी समय के बहुत करीब डॉक्टर के पास गया था। हाँ। आपको सही तारीख पक्के तौर पर नहीं पता। हाँ। ठीक है, डॉक्टर्स ने उन्हें मेलाटोनिन और बेनाड्रिल लेने को कहा ताकि वे आराम कर सके, सही है? ओवर द काउंटर। ठीक है, जब वो घर पहुंचे आपने सबसे पहले क्या किया? और हम बस आमतौर पे बैठे रहे, टीवी देखी। मैं अंदर गया और हमारे लिए थोड़ा सा रात का खाना बनाया, हमने खाया। उसने ज़्यादा नहीं खाया। मिकी स्टैन्स की आंटी शेरी ने कहा कि उन्हें यकीन था कि उनके भतीजे बबी के साथ कुछ गड़बड़ थी। वो बहुत बेचैन था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक चल रहा था और समय भी बढ़ता जा रहा था। और मैं रात में ऑक्सीजन लेती हूँ। मैं रात में रिक्लाइनर पर बैठकर ऑक्सीजन लेती हूँ, इसलिए उसे अपने घर के अतिरिक्त बेडरूम में बिस्तर दिया। मैंने उसे कहा कि जाके लेट जाओ। अब वो अंदर गया, कुछ मिनट लेटा रहा और फिर इससे पहले कि मैं समझ पाऊँ, वो वापस मेरे साथ लिविंग रूम में आ गया और उसके हाथ में एक तकिया था। मैंने पूछा, बबी क्या तुम सो नहीं सकते? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं सो सकता। वो मेलाटोनिन और बेनाड्रिल जैसी दवाएं भी लेता था। वहाँ बैठ जाता और उसके हाथ में फ़ोन आ जाता। वो अपने घर के सुरक्षा कैमरों को देखता रहता था। वो अपने घर के कैमरे देख रहा था, अपने घर के चारों ओर। हाँ। अपने घर पे। हाँ। और आपने कहा मुझे वापस मेलाटोनिन और बेनाड्रिल पे जाना है। तो वो मेलाटोनिन और बेनाड्रिल ले रहे हैं, क्या आप दोनों एक साथ लेते हैं? हाँ। क्या आपको पता है कि वो कौन सा बेनाड्रिल या मेलाटोनिन था, कितने मिलीग्राम था या कुछ ऐसा? मुझे नहीं पता, लेकिन वे अभी भी मेरे घर पे उसी बैग में मेरे पास हैं जिसमें उसके पास थे। ठीक है, तो अगर आपको अंदाजा लगाना हो या अगर आपको पता है तो बताइए, अंदाजा ना लगाएं। अगर आपको पता है तो उस रात मिकी ने कितनी मेलाटोनिन और कितनी बेनाड्रिल ली थी? मैं कहूँगा करीब 3 से 4 बेनाड्रिल और लगभग उतनी ही मेलाटोनिन गमियाँ। क्या उन दवाओं का उस पर असर दिखा? नहीं। तो क्या वो सोया? नहीं। उसने कहा कि वो अपने फोन पर था, सुरक्षा कैमरों को देख रहा था और अपने घर के आसपास के इलाके को देख रहा था। हाँ। क्या उसे अपने घर के पास हो रही घटनाओं की चिंता थी? हाँ, वो काफ़ी शक्की था। उसे लगता था कोई उसके घर के आसपास घूम रहा है और शायद परेशानी करेगा। उसे किसी के उसके घर पर होने को लेकर क्या चिंता थी? वो लीला और कैरोलिन को लेकर चिंतित था कि वे उसकी हंसी उड़ाएंगी। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर चिंतित है। हाँ।
क्या उसने कुछ भी कहा? क्या पता चला कि वो पत्नी बेटी को लेकर क्यों चिंतित था? नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत दबाव में था, बहुत तनाव में था। क्या उसने बताया था कि उसे कोई विशेष धमकी मिली थी? कुछ खास नहीं, लेकिन आप जानते हैं उसके व्यवहार से ही पता चल रहा था कि हालत खराब थी। हालत खराब थी, वो दहशत में था, वो जान से डरा हुआ था। स्टैन्स की आंटी शेरी ने कहा कि उनके भतीजे का अजीब व्यवहार पूरी रात जारी रहा। ठीक है, तो आपने कहा कि आप पूरी रात उसके साथ जाग रही थी। हाँ। ठीक है, और क्या किसी भी समय क्या वो गया? नहीं, लेकिन वो मुझे पकड़ना चाहता था। बेटी, मैं लिख रहा हूँ। मेरी माँ ने गोद लिया एक बच्चा। उस समय वो डॉक्टर की क्लिनिक में सिरदर्द के कारण बेहोश हो गई थी। एमआरआई कराया और बिस्तर पर थी। फिर मिकी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं उसके घर के पास जाऊं, उसके घर के आसपास देखूं और सुनिश्चित करूं कि सब ठीक है। वो चाहता था कि मैं उन्हें बिस्तर पर छोड़ दूं। मिकी को जानने वाला जानता है, मिकी कभी छोड़ने को नहीं कहता। हाई स्कूल की जूनियर लड़की को अंधेरे में अकेले बिस्तर पे छोड़ना ताकि आप किसी के घर के पास जा सकें। वो चाहता था कि आप उसके साथ उसके घर का हाल देखने जाएं। क्या वहां कुछ ऐसा था जिसने उसे वहां जाने पर मजबूर किया? उसके घर के पीछे वाली गली में एक आदमी चल रहा था और आप उसकी टांगे देख सकते थे। और वो बस उस गली में चल रहा था, लेकिन इतना ही काफी था कि वो डर जाए। उसे क्या लगा कि क्या होने वाला है? क्या उसे पता अगर मैं मेरी राय में मुझे लगता है कि उसे लगा था कि वे उसके घर के आसपास घूमने वाले हैं। और क्या करने वाले थे? मुझे नहीं पता। उसने कहा उसे कैरोलिन और लीला की चिंता थी। और कैरोलिन और लीला को लेकर क्या बात थी? क्या उसने उनके बारे में कुछ खास बताया जिससे वो डर रहा था? वो बस डर रहा था कि कोई उसे चोट पहुंचाएगा। आंटी शेरी ने कहा कि उनका भतीजा जिस तरह से बर्ताव कर रहा था वो बिल्कुल भी वही मिकी स्टीन नहीं था जिसे वो जानती थी। क्या आप उनके सामान्य व्यवहार से परिचित हैं? हाँ। मिकी आमतौर पर कैसे होते हैं? वो मजाकिया हैं, मजाक मस्ती करना पसंद करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और अच्छे इंसान हैं। बहुत एक्टिव हैं। वो खुद ही बाहर जाके काम कर लेते हैं, आपको उन्हें बार बार कहना या कहना नहीं पड़ता। अगर वो देखते हैं कि आपको मदद चाहिए तो वो आपकी मदद करेंगे। क्या उस रात उनका व्यवहार उनके सामान्य व्यवहार जैसा ही था? नहीं। फिर अगले दिन, जिस दिन मिकी स्टीन ने जज मलिन्स को गोली मारी, शेरी स्टीन ने कहा कि शूटिंग से ठीक पहले मिकी ने उन्हें फेस टाइम कॉल किया था। क्या आपको याद है उन्होंने लगभग उसी समय फेस टाइम किया था? उस फेस टाइम कॉल पे मिकी ने क्या किया? जैसे कि मैंने कहा, मेरी माँ और पिताजी ने उसे पाला था, तो उसके पास मेरी माँ के लिए एक नाम था। वो उन्हें मम्मी बोन्स कहता था। मम्मी बम। मम्मी बोन्स। ठीक है। और उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, शेरी। अब मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मुझे बोन्स से बात करनी है। वो उसे यही बुलाता था, मम्मी। क्या आपने उसे बॉब से बात करने दी? वो 2.5 साल से मर चुकी थी। और मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मुझे उस आदमी से बात करनी है। मैंने पूछा, बॉबी तुम कहाँ हो? ऑफिस में हो? उसने कहा, हम आपको वापस कॉल करें, मेरी कनेक्शन खराब है। मैंने कहा, ठीक है, वापस कॉल करो। उसने कहा, वापस आता हूँ। और वही आखिरी बार था जब मैंने उनसे बात की थी। यानी वही आखिरी बार था जब आपने उनसे बात की थी। आखिरी बार मैंने उनसे बात की थी। क्या आपको वो कॉल आपके लिए चिंता का कारण लगी? हाँ। तो उसने मेरी माँ के बारे में 2 बार पूछा। जब मुझे बेल डेंटल ऑफिस से माँ को लाना पड़ा, वो मेरे साथ था। तो उसे पता था कि वो जा चुकी है। वो था, मैं और वो दोनों साथ थे। मुझे उसे अनप्लग करना पड़ा, तो उसे पता था कि वो जा चुकी है। क्या मिक्की में पहले भी ऐसा किया है? नहीं। क्या आपको पता चला कि कोर्ट हाउस में उस रात क्या हुआ? कब पता चला? मुझे पूरी तरह से पता चलने में लगभग आधा घंटा लग गया। उस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरे घुटने कमजोर हो गए, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। क्या आप कभी सोच सकती थीं कि मिक्की ऐसा कुछ करेगा? कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं। क्या मैंने कभी सोचा था कि मिक्की अपनी बंदूक भी चलाएगा?
तो ऐसा कुछ करने की तो बात ही छोड़ दो। अगर उसे जमानत मिली तो स्टैंस का परिवार उसे अपने पास रखेगा। केंटकी राष्ट्रमंडल के अभियोजक मिकी स्टैंस की जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं और शेरी स्टैंस की उस दिन की गतिविधियों पर सवाल उठा रहे हैं जब जज मलिन्स को गोली मारी गई थी। अभी सुबह जब आपको ये फोन कॉल आया तो आपने किसी को फोन नहीं किया और आपने शेरिफ विभाग में भी किसी को फोन नहीं किया, है ना? और ये नहीं कहा कि अरे मिकी के साथ कुछ गड़बड़ है, क्या वो ठीक है? नहीं। और आपने उस दिन उसकी पत्नी को भी फोन नहीं किया, है ना? और ये नहीं कहा कि मिकी सही व्यवहार नहीं कर रहा है। आपने हड्डियों के बारे में पूछा था, क्या कुछ चल रहा है? मिकी ने यह बर्दाश्त नहीं किया। क्या आपने किया? नहीं। उसने फोन कर माँ से बात करने को कहा। जी हाँ मैडम। ये सब होने से पहले मेरे पास कॉल करने का समय नहीं था। मुझे लगता है आपने कहा था कि आपको समझने में 30 मिनट लगे कि क्या हुआ है। देखिए, उन 30 मिनटों के दौरान जब तक आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ है, आपने किसी को कॉल नहीं किया। क्या आपने किया? वो पहले ही हो गया। सही है, लेकिन आपको तो ये पता नहीं था। नहीं। ठीक है, तो आपने उससे पहले कभी किसी को कॉल नहीं किया था जब आपने पाया कि नहीं मैं ठीक हूँ? आपने मिस्टर स्टाइन्स की बहुत तारीफ की है, लेकिन मेरी समझ के अनुसार वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर चिंतित हैं। क्या ये सही है? और उन्होंने उन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया। आपका नाम क्या है? आप यही कह रहे हैं? वो ड्राइववे में नहीं रुका। मेरा मतलब है वे परेशान है कि वो इधर उधर घूम रहा है और उन्हें जगाए रख रहा है। वो ड्राइववे में जाकर कार को रोकने नहीं गया, है ना? मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा किया या नहीं। आप उन्हें अपने घर में जाने देते हैं, सही है? हाँ, वो घर आया था, पर मुझे नहीं पता उसने पहले क्या किया। ठीक है, आप बताएं वो कब आपके घर आया था? मुझे ठीक ठीक नहीं पता। तब मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो गवाही पर और बात करने के लिए मैं मिकी स्टाइन्स की डिफेंस टीम जेरमी और कैरी बाटली लॉ को बुलाना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद, काफी समय बाद बात हो रही है। सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, और कैरी, मुझे पता है कि आपने आंटी शेरी की गवाही को संभाला था। आपको क्या लगता है इसका जज कोरॉन पर क्या असर होगा? क्या आपको लगता है कि शायद आंटी शेरी की गवाही से ये साबित होगा कि मिकी शायद किसी इलाज से गुजर रहा है, उसे जेल में कुछ दवाइयां मिल रही हैं और वो जमानत पर बाहर अच्छे से व्यवहार कर पाएगा? हमें उम्मीद है कि जज हमारे नजरिए से देखेंगे, सबूत सुने हैं और उचित जमानत तय करेंगे। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि जज क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मिकी की आंटी शेरी की गवाही ने वाकई हमें दिखाया, और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारी को साबित करने के लिए उन्हें ये प्रमाणित करना होगा कि ये जमानती अपराध नहीं है। अगर वे नहीं चाहते कि वो जमानत पर बाहर आए, मुझे लगता है कि हमने आंटी शेरी की गवाही से ये साबित कर दिया, सिर्फ ये देखकर कि मिकी किसी तरह की बदली हुई मानसिक अवस्था में था। अभी हमें नहीं पता वो कैसा दिखता है, लेकिन आंटी शेरी की गवाही से पता चलता है कि वो बहुत डर और शक में था। उसे भ्रम हो रहे थे और वो रातों को सो नहीं पा रहा था। वो अपने परिवार के लिए डरा हुआ था, और आप जानती हैं उनकी गवाही के अनुसार उन्हें ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मिकी ने उसी दिन पहले उन समस्याओं के लिए डॉक्टर को दिखाया था, और ये कुछ ऐसा था जिससे वह पहले से जूझ रहा था। तो हमें उम्मीद है कि जज इस नजरिए से देखेंगे और पाएंगे कि मिकी वास्तव में जमानत का हकदार है, कि ये कोई पूंजी अपराध नहीं है, और उसके लिए एक उचित बॉन्ड तय करेंगे। आप जानते हैं जेरेमी, मुझे याद है जब हमने पहले बात की थी तो आपने पुष्टि की थी कि मिकी ने जब गोली चलाई थी उस समय जज मलिन्स, जिनके बारे में यहाँ कोई सवाल नहीं है, डर गए थे कि उनकी पत्नी और बेटी को अगवा कर लिया गया है। क्या आप हमें इस समय और कोई जानकारी दे सकती हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो मैं एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, तो जब मैं कहता हूं कि ये एक हू डन इट नहीं है, तो मुझे लगता है कि असल में ये कुछ हद तक गलतफहमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिकी स्टाइन्स का शरीर भौतिक रूप में निश्चित रूप से एक वीडियो में था और निश्चित रूप से एक हथियार चला रहा था। सवाल शरीर का नहीं है, इसमें सवाल दिमाग का है, और हम सोचते हैं कि इसके आधार पर, बहुत सारे अलग अलग सबूतों के आधार पर, जिन पर हम आज सीधे टिप्पणी नहीं करेंगे, हम केवल उसी पर टिप्पणी करेंगे जो आपने देखा है,
जैसा कि आंटी शेरी की गवाही के माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि वो सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि क्या वो मिक्की स्टाइन्स का शरीर था। सवाल ये है कि उसके भीतर क्या था। मिक्की स्टाइन क्या सोच रहे थे? और मुझे लगता है कि यही वो सवाल है जिसका जवाब आखिरकार इस मामले में देना होगा। अब हमने कभी छुपाया नहीं है कि हमारा मानना है कि मिस्टर स्टाइन को यह विश्वास था कि उनकी पत्नी और बेटी खतरे में हैं। अगर आप बॉडी कैम फुटेज देखें, जो मुझे लगता है कि मैंने आपकी रिपोर्टिंग में और कई अन्य जगहों पर देखी है, मुझे समझ नहीं आता कि आप उसकी आंखों और उसके हाव भाव में वो असली डर कैसे नहीं देख सकते। और शूटिंग से पहले के वीडियो भी है जो पृष्ठभूमि दिखाते हैं और वही डर दिखाते हैं जिसका वर्णन आंटी शेरी ने किया था। और इसलिए जबकि हमें पता है कि मिक्की स्टाइन्स का शरीर वीडियो में है और हमें पता है कि गोलीबारी मिक्की स्टाइन्स के हाथों हुई थी, हम नहीं मानते कि मिक्की स्टाइन्स का मन और आत्मा ने ये अपराध किया। और फिर से हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मन इसके लिए जिम्मेदार था या नहीं। और हमें लगता है कि आंटी शेरी की गवाही सिर्फ उस भारी भरकम सबूत की एक छोटी सी झलक है जो ये साबित करेगी कि मिक्की ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। अपने कृत्यों की प्रकृति को समझने, परखने या अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयमित रखने की क्षमता में नहीं था, जो कि मुकदमे में चर्चा का मानक होगा। जहां तक अदालत में लंबित किसी भी फैसले का सवाल है, आप जानते हैं, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि जज के साथ क्या हो सकता है या अटकलें लगाना या क्या फैसला सुनाया जा सकता है। और चाहे फैसला जो भी हो, हम निश्चित रूप से उसका सम्मान करेंगे और अपने बचाव पर अडिग रहेंगे। मैं उस बात पर लौटना चाहती हूँ जो आंटी शेरी ने कही थी। उन्होंने बताया था कि मिकी डॉक्टर के पास गया था। जाहिर है उसे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने 1 हफ्ते से नींद नहीं ली थी। उसे मेलाटोनिन और बेनाड्रिल दी गई थी। कैरी, क्या आप लोगों को पता चल पाया है? मेरा मतलब है, क्या उसकी गलत तरीके से पहचान की गई थी? मेरा मतलब है, उसे बताया गया था कि तुम सो नहीं सकते, मेलाटोनिन और बेनाड्रिल लो। लेकिन क्या कुछ और चल रहा था, जैसे कोई मानसिक समस्या चल रही थी? हमने दूसरे दस्तावेजों में पढ़ा है कि सच में कुछ जेल स्टाफ जिन्होंने उसका मूल्यांकन किया था और कुछ अन्य लोगों के अनुसार उन्हें लगा था कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति में कुछ बहुत गड़बड़ थी। हम पूरी तरह से मानते हैं कि इस घटना से पहले के दिनों और हफ्तों में मिकी के साथ कुछ न कुछ चल रहा था। वो नींद न आने और परेशानियों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया था। ऐसा लगता है कि जब वो डॉक्टर के पास गया था तो उसके साथ उसके स्टाफ के कुछ सदस्य भी थे और वे वास्तव में उसके साथ जांच कक्ष में भी गए थे। मुझे लगता है कि सार्वजनिक अधिकारी होने के नाते और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बदनामी, फिर भी खासकर पूर्वी केंटकी जैसे इलाकों में, मुझे लगता है कि किसी के लिए, खासकर एक सार्वजनिक अधिकारी के लिए, ये करना मुश्किल होगा। संभवतः हर उस चीज के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी होना जो उस समय उनके साथ हो रही थी आसान नहीं होता। नींद न आने पर डॉक्टर ने मेलाटोनिन और बेनाड्रिल लेने की सलाह दी और सोने की कोशिश करने को कहा। आंटी शेरी की गवाही से पता चलता है कि ये समस्याएं उस शाम मेलाटोनिन और बेनाड्रिल लेने से पहले से थी। और असल में ऐसा लगता है कि मेलाटोनिन और बेनाड्रिल के बारे में उन्होंने गवाही दी थी कि मिकी ने शाम के दौरान दोनों में से कई गोलियां ली थी, लेकिन इससे भी उसकी हालत पर कोई असर नहीं पड़ा। वह फिर भी सो नहीं पा रहा था। बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में बात नहीं की जाती। वो है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक और खासकर पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य उपचार लेने में हिचकिचाहट। और ये चीज
और भी ज्यादा गंभीर है। करेन और मैंने पूर्वी केंटकी में बचपन बिताया है। हम जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य का कलंक कितना असली है, और हम समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य रक्षा और पागलपन रक्षा ऐसी चीजें हैं जिन्हें आम जनता अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल असली है, और ये मामला न केवल इस बारे में बताता है कि डॉक्टर, कानून प्रवर्तन और आम लोग न केवल खुद में समस्याओं की पहचान करने के लिए, बल्कि दूसरों और अपने आसपास के लोगों में भी समस्याओं की पहचान करने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, और हम गवाहों से देखेंगे कि हर कोई सहमत है। अगर आप गलत मृत्यु के मामले में दायर की गई सिविल शिकायत को देखें, तो खुद मुलिन्स की संपत्ति आरोप लगाती है कि मूल रूप से हर कोई जानता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने कुछ किया। इसके अलावा आप और क्या करते हैं? उससे डॉक्टर को दिखाने की मांग करें। अब मैं मानता हूं शूटिंग से एक दिन पहले डायग्नोसिस छूट गया था। मैं ये भी मानता हूं कि मैं उस डॉक्टर के लिए कोई बहाना या कुछ और नहीं बना रहा हूं जिसने उसे देखा था। लेकिन 15 मिनट की बातचीत में यह पता लगाना मुश्किल होता है, खासकर जब कमरे में और लोग भी हों और आप एक सार्वजनिक अधिकारी हों। जैसा कि कैरी ने कहा, पूरी तस्वीर समझना। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 7 दिनों पहले मिक्की के संपर्क में आने वाले सभी लोग शायद उससे भी ज्यादा समय तक इस बात से सहमत हैं कि वो एक संकट में था, एक मानसिक स्वास्थ्य संकट में। लेकिन आप जानते हैं, हमने सिर्फ पिछले 1 दशक में ही मानसिक स्वास्थ्य और उसके प्रभाव को समझने को लेकर वाकई गंभीर होना शुरू किया है। और ये पूर्वाग्रह हमें पूरे मुकदमे में झेलना पड़ेगा, चाहे मुकदमा कहीं भी हो। हम मानसिक स्वास्थ्य, कानून और जिम्मेदारी के बीच के संबंध को समझने के बहुत शुरुआती चरण में हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हमें विश्वास है कि ये संभावित रूप से सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित पूर्व इतिहास है वीडियो और चिकित्सा के बीच। जिन अधिकारियों ने मिस्टर स्टाइन्स को देखा था, हम मानते हैं कि यह मानसिक बीमारी के क्रियाशील रूप का सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में से एक है। और हमें फिर से विश्वास है कि यही इस मुकदमे में मुद्दा होगा। और हाँ, और मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगी, मेरा मानना है कि आपको पता है, ये समझना जरूरी है कि आंटी शेरी की गवाही केवल पहेली का एक हिस्सा है। फिलहाल सार्वजनिक अभिलेख में शामिल यही एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये नोट करना जरूरी है कि आप जानती हैं, जब ये मुकदमे में जाएगा तो वहाँ कई कई गवाह होंगे जो इसकी गवाही दे सकेंगे। इस घटना से पहले के दिनों और हफ्तों में आप जानती हैं, उन्होंने मिकी स्टाइन्स को देखा और उन्होंने उसकी मानसिक स्थिति देखी और उसकी हालत को लेकर चिंता जताई। और हमें लगता है कि ये मामला मिकी स्टाइन्स द्वारा महसूस किए गए एक बहुत ही वास्तविक डर के बारे में है। इस मामले में हमारा ध्यान मिकी स्टाइन्स के दिमाग में क्या था इस पर है, और हम उस सबूत को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। और हम मिस्टर स्टाइन्स का बचाव पेश करने के लिए भी उत्सुक हैं, चाहे वह मुकदमा जब और जहां भी हो। आपने कहा कि ये एक महसूस किया गया डर था, तो क्या वो असली डर था? ऐसा डर जो वास्तव में मौजूद था? देखिए, मुझे लगता है आपके पास 3 विकल्प हैं। मेरा ध्यान इस पर है कि उस समय मिस्टर स्टाइन्स क्या मानते थे। अगर आप अत्यधिक भावनात्मक विक्षोभ को देखें, तो यही एकमात्र प्रासंगिक दृष्टिकोण है कि मिस्टर स्टाइन्स क्या मानते थे। ये पागलपन की दलील के लिए है। मुझे लगता है वही यहां भी लागू होता है। मिकी स्टाइन्स के दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे लगता है कि इस मामले की 3 संभावित व्याख्याएं हो सकती हैं। मेरा मानना है कि एक तरफ हम यह मान सकते हैं कि यह पूरी तरह से मिस्टर स्टाइन्स के दिमाग में ही था, बाहर से कोई खतरा नहीं था। यह जो हो रहा है
उसकी यह एक संभावित व्याख्या है। दूसरी ओर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आप कह सकते हैं, नहीं, वह पूरी तरह से असली वस्तुनिष्ठ खतरों को समझ और महसूस कर रहे थे, और वे धमकियां दी गई थीं, और वे सचमुच मौजूद थीं। मुझे लगता है कि सच्चाई शायद कहीं बीच में है। क्या वहां ये मानने की वजहें थीं कि मिकी और उसके परिवार को खतरा था? शायद थीं। क्या हमें लगता है कि उसकी मानसिक बीमारी ने उन खतरों से निपटने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया? निश्चित रूप से। लेकिन जबकि हमारा ध्यान फिर से इस बात पर है कि मिस्टर स्टाइन्स क्या मानते थे, आप जानते हैं, कभी-कभी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और व्यक्तिपरकता के बीच एक मेल होता है, और मुझे लगता है कि ये मेल गिब्सन थे। फिल्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, जहां आप जानते हैं, उस विचार को दिखाया गया था कि आप पैरानॉइड भी हो सकते हैं और साथ ही कोई आपका पीछा भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि यह जो हो रहा है उससे यही सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान इस पर कम है कि उस समय मिस्टर स्टीन के दिमाग के बाहर क्या हो रहा था, और ज्यादा इस पर है कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। यही हमारा ध्यान है। मिकी अभी कैसा है? आंटी, शेरी ने कहा कि वो ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उससे संपर्क में रही हैं। तो असल में वो कैसा है? मिकी एक सम्मानित सार्वजनिक अधिकारी से एक ऐसे इंसान बन गया है जिससे सब कुछ छीन लिया गया है, और वो निश्चित रूप से इसका असर झेल रहा है। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति, मुझे लगता है आप जानते हैं, बस इस वजह से खराब हो गई है कि वो सब कुछ होने से कुछ भी न होने की स्थिति में आ गया है। और इसलिए आप जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है वही है जो आंटी शेरी ने कहा था। वो ठीक नहीं दिख रहा है। वो इस समय पूरी तरह टूट चुका है। ठीक है जेरेमी बाटले, मैं आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने और बात करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे पता है कि काफी समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं डेव एरनबर्ग की ओर बढ़ना चाहती हूँ, जो पाम बीच काउंटी के पूर्व स्टेट अटर्नी और अब क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी हैं। उन्होंने पक्ष बदल लिया है। तो डेव, मैं जानना चाहती हूँ कि आंटी शेरी की गवाही पर आपका क्या विचार है, जिसमें उन्होंने मिकी स्टैंस के विन मलिन्स को गोली मारने से एक रात पहले के उसके व्यवहार का जिक्र किया। मेरा मतलब है, असल में वो कह रही हैं कि वो पूरी तरह से बेकाबू था, वो बहुत डरा हुआ था। उन्होंने उसे मानसिक रूप से अस्थिर जैसा व्यवहार करते हुए बताया और ये सारी बातें कहीं। हाँ अंजनेट, आंटी की गवाही यहाँ बचाव पक्ष द्वारा इस मकसद से पेश की गई है ताकि जूरी के सामने पागलपन का निर्देश पाने के लिए एक तथ्यात्मक आधार तैयार किया जा सके। किसी को पागलपन के कारण बरी कराने के लिए दिखाना पड़ता है कि उसकी चिकित्सीय स्थिति स्थापित है और वो सही गलत नहीं समझता था। इसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब शेरिफ हो। गुप्त कक्षों में गया, जैसे कि छुपे हुए निजी कक्ष जो जनता से दूर थे, वहां जाकर जज को मार डाला। यह पूर्व नियोजित हत्या है, जिससे पता चलता है कि उसे अपने अपराध की जानकारी थी। अगर वो सच में पागल होता और सही गलत नहीं जानता तो उसे सबके सामने गोली मारता, ना कि उसे वहां ले जाता जहां कोई गवाह ना हो। तो मुझे लगता है कि पागलपन साबित करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि उसे वो फैसला मिलेगा जिसमें उसे पागलपन के कारण निर्दोष माना जाएगा, लेकिन उसे कम सजा मिल सकती है, जैसे कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव के कारण हत्या का दोषी ठहराया जाना। मुझे यही सबसे वास्तविक विकल्प लगता है। हाँ, उन्होंने यही रखा है और इसी के लिए कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है, यहाँ दोहरी रक्षा रणनीति अपनाई जा सकती है, पागलपन की दलील और अत्यधिक भावनात्मक तनाव, क्योंकि बाटलीज, जो मिकी स्टाइन्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि उनकी पत्नी और बेटी को ले जाया गया था, और यही डर था जब उन्होंने ट्रिगर दबाया। मेरा मतलब है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई विवाद या रहस्य नहीं है कि किसने किया।
वीडियो में सब है, लेकिन उन्हें लगा पत्नी बेटी अगवा हो गईं और फिर ये अजीब व्यवहार भी दिखता है। आप जानती हैं, आंटी शेरी कहती हैं कि वो पूरी रात कैमरों को देखता रहता है, जिससे वो जागती रहती हैं। वो अपनी ऑक्सीजन लगाकर सोने की कोशिश कर रही हैं और वो बुरी तरह बिखरा हुआ था। उन्हें फेस टाइम कर रहा था, जैसे कि सब कुछ होने से पहले मम्मी बोन्स से, जिनकी मौत 2.5 साल पहले हो चुकी थी, बात कराने को कह रहा था। मेरा मतलब है ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऐसा है। मेरा मतलब है उनके साथ कुछ तो चल रहा था। मेरा मतलब है ये मानसिक बीमारी जैसा लग रहा है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक डॉक्टर उन्हें मेलेटोनिन गमियां और बेनाड्रिल लेने के लिए क्यों कह रहा है, जब साफ तौर पर कोई मानसिक समस्या है। आप जानती हैं, यहाँ मानसिक बीमारी जैसी बात लग रही है। उस डॉक्टर की बात दोनों पक्षों के काम आती है अंजनेट। ये उसे अत्यधिक भावनात्मक तनाव या पागलपन साबित करने में मदद करता है, क्योंकि वो दिखा सकता है कि घटना से पहले उसने मानसिक स्थिति के लिए डॉक्टर से मदद ली थी। ये उसकी मदद करता है जब उसकी आंटी कहती हैं कि उसने 1 हफ्ते से नींद नहीं ली थी। ये उसकी मदद करता है जब वो कहती हैं कि वो बेहद वहमग्रस्त हो गया था। वो पूरी रात अपने घर की सुरक्षा कैमरों की जुनूनी तरह से निगरानी कर रहा था, और वो ऐसा इंसान था जो सोता नहीं था, इधर उधर टहलता रहता था और पूरी तरह से अस्थिर था। लेकिन जहां ये अभियोजन पक्ष की मदद करता है वो ये है कि जिस डॉक्टर ने उसे देखा उसने उसे घर भेज दिया। बस उसे कुछ गमियां, कुछ बेनाड्रिल दी और घर भेज दिया। अगर डॉक्टर को लगता कि वो मानसिक रूप से बीमार है तो वो उसका इलाज गंभीरता से करता, ना कि सिर्फ गमियां देकर घर भेजता। और शायद हो सकता है कि डॉक्टर भी सही तरीके से डायग्नोसिस करने के लिए सक्षम नहीं था। क्या ये भी एक संभावना है? हाँ, मेरा मतलब है आप ऐसे इलाके में हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरी जगहों जितनी अच्छी नहीं हैं। इसे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित इलाका कहा जा सकता है, और इसलिए वे लोग भाग्यशाली हैं कि उन ग्रामीण इलाकों में कोई भी चिकित्सा पेशेवर मौजूद हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों के ज्ञान के स्तर के बारे में यकीन नहीं है, जो शायद मानसिक बीमारी की पहचान करने के लिए सक्षम नहीं हो। इसका मतलब आलोचना करना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ये बहुत ये व्यक्ति विशेष के हिसाब से किए जाने वाले आकलन है, और इसके लिए विशेषज्ञता चाहिए। और अगर आप उस विशेषता से निपटने के आदी नहीं हैं तो हाँ, आप बस कह सकते हैं कुछ गमियां ले लो और सुबह मुझे कॉल कर लेना। उन्होंने आंटी शेरी को जमानत दिलाने के लिए उन्हें ऊपर रखा। तो आप जानती हैं, मिकी अभी जमानत के लिए पात्र नहीं है, लेकिन उन्होंने आंटी शेरी को वहां इसलिए रखा कि वो कह सकें, देखिए अभी वो बुरा दिख रहा है, लेकिन अब वो बेहतर व्यवहार कर रहा है। वो अब वैसे नहीं व्यवहार कर रहा जैसा घटना के समय किया था। उसके पास रहने की जगह है। वो मेरे या लीला और उसकी माँ मिकी की पत्नी के साथ रह सकता है। मेरा मतलब है कोई उसे नहीं मानेगा। वे उसे पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि मिकी को जमानत मिलने की कितनी संभावना है? और वे कहेंगे, ठीक है, सख्त शर्तें, जीपीएस मॉनिटर। उसे घर पर रहना होगा, लेकिन वो परिवार के साथ रह सकता है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो प्रिय शेरिफ था। क्या आपको लगता है कि वे मिकी को शायद ज्यादा जमानत पर रिहा कर देंगे और उसे कुछ शर्तों के साथ घर जाने देंगे? वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी और अस्थिर व्यवहार की चर्चा से उसकी जमानत की संभावना कम होगी, और वजह यही है कि ये उसके खिलाफ है। एक पक्ष दूसरे के खिलाफ काम करता है। आप पागलपन की दलील या अत्यधिक भावनात्मक अशांति की दलील के लिए माहौल तैयार करने में मदद कर सकते हैं। जितना आप ऐसा करते हैं उतना ही आप जज को बताते हैं कि वो पागल है, और इसका मतलब होगा कि अगर वह अस्थिर, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से बीमार है तो वह समाज के लिए खतरा है और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। और ये तथ्य कि वो अपनी आंटी के साथ रहने वाला है, जिनके मुंह पर रात में ऑक्सीजन के लिए कुछ लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो उसे बाहर जाने से रोक लेंगी। अगर वह अस्थिर, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से बीमार है तो वो ऐसा व्यक्ति भी है जिसे इलाके की अच्छी जानकारी है और उसे बंदूकों की भी अच्छी जानकारी है। मुझे लगता है अभियोजकों को ये तक देने का अधिकार है कि वो समुदाय के लिए खतरा है। जो दिलचस्प है, ये ऐसा है जैसे वे कड़ी मेहनत करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो अस्थिर और चिड़चिड़ा है। वही बात उनके खिलाफ होती है जब वे कहते हैं उसे आजाद करो। देखना दिलचस्प होगा कि जज जमानत पर क्या फैसला लेते हैं। डेव एरनबर्ग, धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद एनेट।
इस मामले में कॉमनवेल्थ ने स्थान परिवर्तन के लिए एक याचिका दायर की है। बचाव पक्ष उस याचिका का विरोध कर रहा है। हम आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या होता है। मिकी स्टाइन्स को जमानत मिलेगी या नहीं, अभी तय नहीं है। और इसी के साथ लॉ एंड क्राइम के इस एपिसोड का समापन होता है। मैं अंजनेत लेवी हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर यहीं मिलूंगी।